चलो इसमें लास्ट से मैंने तुम्हें वर्क डन ड्यूरिंग आइसो ध्यान देंगे, याद किया हो ना? बोले मंशु, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या था वर्क डन का? अब बोलना नहीं किसी को भी इधर, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तुम तो याद करा के भी भेजता हूँ, फिर भी तुम्हें अभी याद नहीं। तो वो लक्ष्य बिल्कुल सही आंसर। दिमाग मत बोल पीछे। देखो जरा, ये मैंने तुम्हें लास्ट टाइम फॉर्मूला करवा दिया है। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन -2.303 NRT log V2 by V1 या P1 by T, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है। और वर्क डन ड्यूरिंग इरिवर्सिबल एक्सपेंशन -P एक्सटर्नल डीवी, याद है ना? एक और वर्क डन है एडियाबैटिक, वर्क एडियाबैटिक, ये होता है NCVDT। NCVDT याद कर लेना। CV यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये भी आगे डिराइव करूंगा मैं, लिख रहा हूं बस यहाँ पे। NR बाय गामा -1 DT कह लो या T2 - T1। CV की वैल्यू पुट की है R बाय गामा -1, CV की वैल्यू पुट की है R बाय गामा -1। एडियाबैटिक T2V2 - P1V1 डिवाइड बाय गामा -1, ये भी वर्डर। ये तीनों फॉर्मूले एक ही है। ये तीन वर्क डन के फॉर्मूले हैं, तीनों याद रहने चाहिए तुम्हें। पहला कौन सा है? जब भी वर्ड आएगा रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल, एक्सपेंशन है तो नेगेटिव, कंप्रेशन है तो पॉजिटिव, कंप्रेशन है तो पॉजिटिव। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन। दूसरा केस है वर्क डन -P एक्सटर्नल डीवी, क्या है? -P एक्सटर्नल डीवी, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए। तीसरा केस है वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक ने जब कोई हीट चेंज नहीं होगा, जब कोई हीट चेंज नहीं होगा, जैसे तुमने बॉयल स्टॉप में लगाया, बॉयल स्टॉप में P1 V1 P2 लगाते हो ना, अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक लिखा हुआ है, अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक लिखा हुआ है तो फॉर्मूला लगेगा पीवी गामा इज टू कांस्टेंट। पीवी गामा इज टू कांस्टेंट यानी P1 V1 गामा T2 V2 गामा, और पीवी गामा कह लो या फिर टीवी गामा -1, एक ही बात है। पी की वैल्यू कर दो NRT बाई वी। T1 V1 गामा -1, T2 V2 गामा -1, या टीपी प्रेशर की टर्म्स में 1 - गामा बाई गामा इज टू कांस्टेंट। टीपी 1 - गामा बाई गामा इज टू कांस्टेंट, यानी T1 P1 1 - गामा बाई गामा T2 P2, ये इन सबकी डेरिवेशन होगी। फॉर्मूले अगर मैं लिख रहा हूं तो याद कर लेना जरूर। गामा यहाँ पे CP/CV होता है। ये तीनों फॉर्मूले एक ही हैं। पहले केस में से एन की वैल्यू, पी की वैल्यू पुट कर दी है NRT बाई वी। NR कांस्टेंट अलग कर दो, यही फॉर्म आ जाएगी, टीवी गामा -1 इज कांस्टेंट। ऐसे ही दूसरे केस में भी V की वैल्यू पुट कर दो NRT बाई पी, तो उससे ये फॉर्म आ जाएगी। गामा के यहाँ पे, गामा को पॉइजन रेशियो भी कहते हैं। गामा को कहते हैं पॉइजन रेशियो। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन में मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर हीट इसकी वैल्यू होती है 1.67 फॉर मोनो एटॉमिक गैस जैसे हीलियम नियॉन। इसकी वैल्यू होती है 1.4 फॉर डायटोमिक गैस जैसे O2N2। इसकी वैल्यू होती है 1.3। ये 100% ट्रू नहीं है फॉर ट्राइटोमिक, फॉर ट्राइटोमिक। ये वैल्यू भी याद रहनी चाहिए। इन सब की डेरिवेशन होगी, लेकिन वैल्यूज याद भी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो तुम उस पर ड्राइव नहीं करोगे। जैसे फॉर्मूला याद भी रहने चाहिए। कोई पॉइंट पूछना है तो पूछ सकते हो इसके साथ। गामा ही पूछने वाला पॉइंट था जो मैंने बता दिया तुमको। गामा रेशियो किसका? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन में मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन में मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये इसका रेशियो है। सही है। नेक्स्ट,
अब है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये तुम नाइन्थ क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। एनर्जी कैन नाइदर, एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, ना तो ये क्रिएट होगी ना ही डिस्ट्रॉय होगी। ये फर्स्ट लॉ कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। पढ़ा नहीं, एनर्जी ना तो क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। ये इसकी स्टेटमेंट है। अब इसका जो एक्सप्रेशन है, इंटरनल एनर्जी, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? किसी भी सिस्टम की इंटरनल, तो ध्यान रखना, अगर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, पूरा थ्योरी मन में बोलो उसकी, जो मैंने पीछे पढ़ाया ना अभी, जो 3-4 लेक्चर पीछे लिए हुए हैं, ये पूरा मन में बोलो एज इट इज। थ्योरी पढ़ाई थी ना उस दिन तो। अगर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है तो शुरू से लास्ट तक करना चैप्टर। लास्ट ईयर जो वेदांत कर की ऑल इंडिया रैंक आई है ना 32 नीट में, उसको मैंने पूरे चैप्टर ऐसे करवाया, उसको बोला पूरा चैप्टर 15 मिनट में, लास्ट में तेरे को 15 मिनट में पूरा चैप्टर बोलना है, कोई भी चैप्टर हो। तो ये चैप्टर को मन में बोलना है तुम, पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, ताकि चैप्टर बिल्कुल थॉरो हो जाए, इसका नंबर नहीं आना दोबारा। नया चैप्टर स्टार्ट होगा, उसको उसको भी एज इट इज करना है। थ्योरी जो भी पार्ट है उसको मन में बोलना है, तुम्हारे का फिर अपने आप होने लग जाए। सही ना, इसको भी ऐसे फॉलो करना। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं? किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं? एनर्जी बढ़ाने, उसको गर्म कर देंगे, यानी हीट देकर। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी इंक्रीज बाय, सही ना, कैन बी इंक्रीज बाय, पहले इंटरनल एनर्जी E1 थी, इसको गर्म किया तो हीट दी ना, हीट दी तो एनर्जी बढ़ेगी प्लस क्यू, प्लस क्यू। तो अब एनर्जी कितनी होगी? प्लस क्यू। और इसको पिस्टन से प्रेस करेंगे, यानी इसके ऊपर वर्क करेंगे, तो भी एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं? प्लस डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की कैसे बढ़ा सकते हैं? एक, सप्लाइंग बाय, सप्लाइंग हीट। दूसरा, बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, बाय डूइंग वर्क, बाय सप्लाइंग हीट और बाय डूइंग वर्क। तो ये कितनी आ जाएगी? E1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या समझ आ गए? यही है, यही है फर्स्ट लॉ। तो फाइनल इंटर एनर्जी कितनी आ गई? E1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी E2 माइनस E1 कितना हो जाएगा? डेल्टा ई, डेल्टा ई। और मैंने तुम्हें बताया था, हमेशा हम इंटरनल एनर्जी चेंज को निकाल सकते हैं। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं हम? क्या रीजन था? वेरियस एनर्जीज का सम था। याद आ गया कि नहीं? ई को नहीं निकाल सकते, इसलिए हम एच को नहीं निकाल सकते, क्योंकि एच में क्या आता है? ई प्लस पी, और जी में क्या आता है? एच माइनस पी एस। इसलिए इन तीनों वैल्यूज, एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं निकाल सकते। ये समझ आ गया? डेल्टा इज टू क्यू प्लस डब्ल्यू बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा इज टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई इज टू क्यू, डेल्टा ई क्या है? इंटरनल एनर्जी चेंज। क्यू क्या है? हीट सप्लाइड जो था। डब्ल्यू क्या है? वर्क डन, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये फर्स्ट लॉ है, ये फर्स्ट लॉ है। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो इसकी वैल्यू को पॉजिटिव लेना है। इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज करेगी, वैल्यू को क्या लेना? नेगेटिव। हीट सप्लाइड टू द सिस्टम या हीट गेन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट गेन बाय द सिस्टम, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो पॉजिटिव लेना है। हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम या हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, क्या लेना है? नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क ऑफ कंप्रेशन, क्या लेना है इसको? वर्क ऑफ कंप्रेशन पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम यानी वर्क ऑफ एक्सपेंशन, क्या लेना है? और वर्क ऑफ एक्सपेंशन। ये कन्वेंशन फॉलो करेंगे, सही ना, ये ध्यान रखना चीज का। इस कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो क्या लेंगे? पॉजिटिव। एनर्जी बढ़ रही है तो पॉजिटिव, कम हो रही है तो नेगेटिव। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव, हीट लॉस बाय द सिस्टम नेगेटिव। ऐसे ही वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम काम करेगा तो एनर्जी लूज करेगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो ये ध्यान रखना चीज का, ये टर्म ध्यान रखना इसके अंदर।
नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट नोट करना है एंथैल्पी कंटेंट एच। एंथैल्पी कंटेंट कैसे दिया जाता है? एच इज इक्वल टू ई प्लस पी। एंथैल्पी कंटेंट इस तरीके से दिया जाता है, एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? एंथैल्पी कंटेंट इज टेकन एज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। इंटरनल एनर्जी क्या चीज है, और क्या, सॉरी, एंथैल्पी कंटेंट क्या है? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, ये ऐसे दिया जाता है। अगर इसको मैं डीएच बोलता हूं तो उसकी डिफरेंट फॉर्म्स आती हैं। एक फॉर्म डीएच इक्वल टू डीई प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी। पीवी है ना, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, एक बार विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, ये मान लिया है। पीडीवी प्लस वीडीपी। अभी तुमने पीछे पढ़ा डीएच एंथैल्पी चेंज है, ये डीएच क्या है? एंथैल्पी चेंज। डीई अभी तुमने पढ़ा पीछे, डीई क्या था? क्यू प्लस डब्ल्यू। ये पढ़ा ना पीछे, क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? माइनस पीडी। डीएच ये आ गया। अब माइनस पीडीवी और प्लस पीडीवी कैंसिल। अब एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर ये वीडीपी वाली टर्म क्या हो जाएगी? प्रेशर कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा? जीरो। तो एट कांस्टेंट प्रेशर यानी डीएच जो है डेल्टा एच इंटू क्यूपी हो जाएगा कि नहीं? क्या ये बात समझ आ गई? ये तो टर्म जीरो हो गई ना अब। तो ये डेल्टा एच और ये क्यूपी बन जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, ये एंथैल्पी चेंज में बोलता हूँ ना, तो कांस्टेंट प्रेशर। ये अब इसके यहां तक जो पता है ना, डेरिवेशन है, करना चाहो तो जरूर कर लेना ताकि कंसेप्ट दिमाग में रहे। डेल्टा एच क्या आ गया? क्यूपी। समझ आ गया कि नहीं है? तो डेल्टा एच की डेफिनेशन यानी एंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन को पूछता है 1 मार्क में, तो बोलेंगे हीट इवॉल्वड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी चेंज कभी बोलते हैं, मींस हीट इवॉल्वड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट इवॉल्वड और एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर। आगे जाके मैं इसको प्रूव करूंगा कि ये एनसीपीडीटी के इक्वल है। आगे जाके प्रूव होगा ये किसके इक्वल है? एनसीपीडीटी। एन क्या है पे? नंबर मोल्स ऑफ गैस। सीपी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और डीटी क्या? चेंज इन टेम्परेचर। डीटी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। डीटी चेंज इन टेम्परेचर। डीटी लिखते हैं तो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर होता है, और डेल्टा टी लिखते हैं तो लार्ज चेंज। अच्छा ये आ गया यहाँ पे। यहाँ पे डेफिनेशन किसकी बताई मैंने अभी? एंथैल्पी चेंज की। क्या डेफिनेशन है? हीट इवॉल्व और ऑब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरी टर्म है डेल्टा इज टू क्यू प्लस डब्ल्यू। पढ़ा तुमने अभी? एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या जीरो हो जाएगा? वॉल्यूम जीरो। तो डब्ल्यू क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी। वो जीरो हो जाएगा कि नहीं? तो इसको लिखते हैं डेल्टा इज टू क्यू प्लस क्यू वी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन जीरो होता है। वर्क डन जीरो तो डेल्टा इज टू क्या आ जाएगा? क्यू वी। तो डेफिनेशन क्या होगी इंटरनल एनर्जी चेंज की? हीट इवॉल्व और ऑब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये दोनों में डिफरेंस आता है स्कूल में 1 मार्क में। एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज में क्या डिफरेंस है? एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज में क्या डिफरेंस है, क्या लिखेंगे? हाँ, तो इसमें ये एंथैल्पी चेंज क्या है? हीट इवॉल्व और अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। और इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है? हीट इवॉल्व और अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट इवॉल्व और अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सही है? तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर डेल्टा इजलू क्या आ जाएगा? क्यूबी। अब नेक्स्ट टर्म जो है, इन दोनों में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, पूरा रखना तुम लोग, रिलेशन पूरा रखना। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यूपी क्या था? डेल्टा एच। क्यूवी क्या है? डेल्टा ई। डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। क्लियर है कि नहीं है? देखेंगे, नोट करेंगे इसको। रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। देखो डेल्टा एच इज टू
डेल्टा ई, ये रिलेशन है मेन, डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी होगा कि नहीं, ये मेन रिलेशन है, इसको भूलना नहीं बिल्कुल। डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस क्या होगा, डेल्टा पीवी, एच ई प्लस पीवी था ना, एच क्या था, ई प्लस पीवी, डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी, जिसको हम क्या लेते हैं, वी डेल्टा पी को हटा रहे हैं यहाँ से, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी आएगा, डेल्टा ई प्लस पी डी, ये आएगा कि नहीं, डेल्टा ई प्लस पी डी वी। अब डेल्टा एच जो है, डेल्टा ई प्लस पी डी वी है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, कंडीशन मान रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, पी वी वन जो टू एन वन आर टी होगा, पी वी टू जो क्या होगा, एन टू आर टी, ये कब माना है, ये कंडीशन लेके किया है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, पी वी वन टू एन वन आर टी, पी वी टू एन टू आर टी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, पीडीवी की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये लिख देना वन, फिर पुट कर देंगे, इक्वेशन जीरो मान लो उसको, यहाँ पुट कर देंगे, तो पी वी टू माइनस पी वन यानी पीडीवी, पीडीवी क्या आ जाएगा, एन टू माइनस एन वन आर टी, एन टू माइनस एन वन आर टी यानी डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एन जी आर टी, ये पुट कर देंगे पीडीवी की वैल्यू ऊपर यहाँ पे इक्वेशन जीरो में, तो डेल्टा एच जीरो डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर, बताना भी, डेल्टा जीरो डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, अभी ये रिवाइज कर लो डेरिवेशन, ये स्कूल में आना ही आना है, ये फर्स्ट टाइम पेपर होगा तो जरूर आएगा स्कूल में, सही ना, डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और डेल्टा एच क्या था, क्यूपी था, डेल्टा ई क्यूवी था, याद है कि नहीं, डेल्टा क्यूपी क्यूवी प्लस डेल्टा एन जी आर, क्यूपी इज टू क्यूवी प्लस डेल्टा एन जी आर, समझ आ गया कि नहीं, क्यूपी इज टू क्यूवी प्लस डेल्टा एन जी आर, क्यूपी इज टू क्यूवी प्लस डेल्टा एन जी आर, समझ आ गया कि नहीं है, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक एक तो ये क्वेश्चन आएगा, और दूसरा कंडीशन बतानी है जब क्यूपी और क्यूवी इक्वल, कंडीशन बतानी है जब क्यूपी और क्यूवी इक्वल हो, उसके लिए पहले डेल्टा एनजी का मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है, अभी तो तुम लिख दोगे, नोट कर लिए डेरिवेशन, याद कर लिए डेरिवेशन, अभी ये याद कर लिए, अब अगला जो है ना, इसके अंदर पहले डेल्टा एनजी का मीनिंग क्या है, तुम पहले लिख दो, सिर्फ यहाँ पे डेल्टा एनजी है एनपी माइनस एनआर गैशियस, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स, क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट। अब इसमें मैंने बोला बेंजीन का कम्बशन अगर हो रहा है, डेल्टा एनजी वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट डेल्टा एनजी, और रटा होना चाहिए हमेशा के लिए, कैलकुलेट डेल्टा एनजी फॉर कम्बशन ऑफ बेंजीन, फॉर कम्बशन ऑफ वन मोल ऑफ बेंजीन, निकालेंगे जल्दी से, इसको याद है वैल्यू, हैंडल्स करना, 11 बच्चों को इसको याद है वैल्यू, सबने पेपर दे दिया इसका, याद होनी चाहिए वैल्यू, ये किसी को याद नहीं, बोल, बोलो पेज में ही बोलो, नहीं रहता, डेल्टा एनजी की वैल्यू फॉर कम्बशन ऑफ वन मोल ऑफ बेंजीन, डेल्टा एनजी की वैल्यू फॉर कम्बशन ऑफ वन मोल ऑफ बेंजीन, देखो बेंजीन है, चार से ज्यादा कार्बन है, लिक्विड फॉर्म में होगा, प्लस ओ टू क्या आएगा, सिक्स सी ओ टू, एच छः है तो थ्री एच टू, एच टू लिक्विड फॉर्म में, सीओ टू गैसियस फॉर्म में, ओ टू कितने आएंगे, 12 यहाँ ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तीन यहाँ पे 15 है, तो 15/2 आ जाएगा, क्या ये समझ आ गया, समझ आ गया कि नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन ना 90% मान के चलना, मेंस के पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आना है, इजी क्वेश्चन में आता है, एवरेज क्वेश्चन में आता है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, या बॉन्ड एनर्जी के ऊपर जो आगे पढ़ाना है टॉपिक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा एनजी की वैल्यू बोलो, 6 - 15/2, ये 3 क्यों नहीं लिया, और ये 1 क्यों नहीं लिया, लिक्विड है ना, सिर्फ गैशियस लेने हैं, -3/2, अगर 2 मोल बेंजीन होता तो, अगर 2 मोल बेंजीन होता तो, 2 मोल बेंजीन होता क्या आ जाता,
-3। 6 मोल बेंजीन 10, मान लो अगर 1 मोल ये 10 मोल होता तो 1 मोल के लिए -3/2, तो 10 मोल के लिए कर लोगे कि नहीं, -15 आ जाएगा। तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए। 1 मोल बेंजीन का कंबेशन हो रहा है तो वैल्यू -3/2 डेल्टा एन जी। ऐसे 1 मोल मिथेन के लिए निकाल लो, ये तो वैल्यू ज्यादा यूज होती है इसलिए बोल रहा हूँ। 1 मोल मिथेन का कंबेशन हो रहा है, डेल्टा एन जी की वैल्यू बोलो जल्दी से। 1 मोल मिथेन का कंबेशन हो रहा है, वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी -2, बिल्कुल सही है, -2 वैल्यू आएगी। मिथेन को गैस लेना है, ध्यान रखना। मिथेन, इथेन, प्रोपेन क्या लेना, गैस। ब्यूटेन के बारे में मेंशन करेंगे। CO2 आएगा +2H2O, ये लिक्विड, ये गैस, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो 2O2। डेल्टा एनजी कितना आ जाएगा, ये एक गैस है यहाँ पे, ये एक गैस है यहाँ पे, और यहाँ 2 और एक 3 है, तो 1 -3 कितना आएगा, -2। -2 डेल्टा एनजी वैल्यू कितनी आएगी, -2, याद आएगा कि नहीं। डेल्टा एनजी वैल्यू आएगी -2। अब यहाँ पे ये निकल गया। अब इसमें अब तुम्हें बताना कंडीशंस क्या होंगी, दो के लिए याद कर लेना जरूर। डेल्टा एनजी QP/QV कब होगा, जब डेल्टा एनजी 0, ये 0 कब होगा, पहली कंडीशन, when number of moles of gaseous product is equal to number of moles of gaseous reactant। प्रॉपर वर्ड्स में लिखना इसको, ऐसे मत लिख देना। when number of moles of gaseous products is equal to number of moles of gaseous reactants, when number of moles of gaseous product is equal to number of moles of gaseous reactant। पॉइंट समझ आ गया कि नहीं। सेकंड, सेकंड, when reaction involves only solids and liquids, when reaction involves only solids and liquids। देखिए, when reaction involves only, when reaction involves only solids and liquids, जब रिएक्शन में सिर्फ क्या है, सॉलिड और लिक्विड, उसमें डेल्टा एनजी 0 हो जाएगा। और क्या कंडीशन है, तो और कोई कंडीशन है, व्हेन, देखो QP/QV में डेल्टा एनजी आरटी था ना, तो उसमें QP/QV प्लस P डेल्टा V भी तो था। व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन क्लोज्ड वेसल, जब क्लोज वेसल होगा तो वॉल्यूम फिक्स हो गया, तो डीवी क्या हो जाएगा, 0। व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन क्लोज्ड वेसल, व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन क्लोज्ड वेसल, ठीक है ना, व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन क्लोज्ड वेसल, लिखिए, व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन क्लोज्ड वेसल। तीन कंडीशन याद आएंगी इसकी, ये तीनों कंडीशन याद रखना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टर्म ये तुम पढ़ चुके हो पहले, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये तीनों टर्म भी पहले करवा दिए मैंने, एक बार जल्दी से सुन लेंगे, मतलब समझना ढंग से इसका। फॉर्मूले तो हैं सबके, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होगा तो गलती नहीं करोगे। हीट कैपेसिटी सी से नोट करते हैं, हीट कैपेसिटी किससे नोट करेंगे, सी से। हीट कैपेसिटी किससे नोट करेंगे, सी से। देखो मैंने तो उसमें बताया था हीट कैपेसिटी का मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग था इसका, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाना, उसे बोलते हैं हीट कैपेसिटी। जैसे पानी है, पानी को गर्म किया, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाया, तो क्या होगा, वो हीट, वो उसकी हीट कैपेसिटी होगी। हीट कैपेसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, ये एक ही बात है दोनों, है ना। पानी है, इसकी हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबको याद भी होनी चाहिए। यानी 1 ग्राम वाटर अगर है और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाना है, तो कितनी हीट देनी पड़ती है, 4.18 जूल। वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18 जूल पर केल्विन पर ग्राम। यानी अगर पानी का टेम्परेचर तुम्हें 1 केल्विन से बढ़ाना है, तो उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, 1 ग्राम वाटर का 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाना, हीट कितनी देनी पड़ती है, 4.18। ये याद होनी चाहिए वैल्यू। ऑयल के केस में टेम्परेचर बढ़ाना ना अगर, तो हीट कैपेसिटी कम है, मतलब इसमें 4.18 दे रहे हो, उसमें 3 जूल दोगे तो ही बढ़ जाएगा उसका केल्विन, उसकी हीट कैपेसिटी कम होती है ऑयल की। अच्छा, अभी पहले हीट कैपेसिटी का मीनिंग क्या है, क्या समझ आ गया।
amount of heat required to raise the temperature of a system by 1 Kelvin. Amount of heat required to raise the temperature of a system by 1 Kelvin. और ये हीट कैपेसिटी है, और हीट रिलीज अगर हम टेम्परेचर को डाउन करना है 1 केल्विन से, इसमें बढ़ाया हमने, अगर कम करना तो हीट क्या होगी, रिलीज होगी, वो भी हीट कैपेसिटी है। दोनों ध्यान रखना बातें। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फॉल्स बाय 1 केल्विन, दोनों हीट कैपेसिटी है। दोनों क्या है, हीट कैपेसिटी। और कौन सा आएगा आंसर? 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन को एक ही मैंने बोला है, एक ही चीज है। पता 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस कितना हुआ? 50। केल्विन में कितने निकाले? दोनों में निकाले, इससे निकालेगा तो सेम आएगा ना, समझे? इसलिए बढ़ाना, उतने से कम करना, तो फिर यूनिट नहीं देती। ये बात समझ आ गई कि नहीं है? ये गलती मत कर देना पेपर में, ये गलती मत करना। हीट जैसे मान लो टेम्परेचर मैंने बढ़ाया 6 डिग्री सेल्सियस से, तो तुम ये मत करना कि इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 279 कर दिया, गलत हो जाएगा सारा। सही ना? हीट कैपेसिटी का मीनिंग समझ आ गया? मान लो किसी सिस्टम का टेम्परेचर था 100 केल्विन, उसका टेम्परेचर मैंने बढ़ाया कर दिया 104 केल्विन। 104, 100 केल्विन था, 104 केल्विन कर दिया। हीट चाहिए इसके लिए 500 जूल, तो उसकी हीट कैपेसिटी कितनी हुई? तो उसकी हीट कैपेसिटी कितनी होगी? 500/4। क्लियर हुआ कि नहीं? 4 केल्विन तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हीट दी कितनी? 500 जूल। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? 100 केल्विन से 104 केल्विन टेम्परेचर किया, टेम्परेचर कितना बढ़ा? 4 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस से 104 डिग्री सेल्सियस किया, टेम्परेचर कितना बढ़ा? 4 केल्विन या 4 डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है ये। तो 4 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट कितनी देनी पड़ी है? 500 जूल। तो 1 केल्विन के लिए जो हीट देनी पड़ेगी वही तो होगी हीट कैपेसिटी। 1 केल्विन के लिए कितनी हो जाएगी? 500/4। क्या समझ आया? 500 क्या है? नेट जो हीट तुमने दी है, और नीचे क्या है? डीटी, चेंज इन टेम्परेचर, यही तो है हीट कैपेसिटी। इसको डिनोट करते हैं सी से। समझ आ गया फॉर्मूला कि नहीं? तो फॉर्मूला मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फॉर्मूला याद करना तो कर लो, लेकिन कंसेप्ट जरूर याद रहना चाहिए। सही ना? कंसेप्ट जरूर याद रहना। डीटी टेम्परेचर बढ़ाना है, डीटी टेम्परेचर बढ़ाया तो तुमने क्यू हीट दी, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट दोगे? क्यू बाय डी, और यही क्या होता है? सी। क्या समझ आ गया? तो ये हीट कैपेसिटी है क्यू बाय डी, क्यू बाय डी। ये ध्यान रखना, भूलना नहीं कभी। और यहाँ पे सी की यूनिट्स क्या है? जूल पर केल्विन। कोई ग्राम कोई मोल मत लगा देना इसमें, ये जूल पर केल्विन में यूनिट्स है, सिर्फ जूल पर केल्विन में। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ज्यादातर केसेस में इसको भी तुम सी से ही देखोगे, या सी एस लिख सकते। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक वर्ड जब भी आता है तो क्या लेते, कितना ग्राम लेते हैं? 1 ग्राम। क्या लेते हैं? 1 ग्राम। मान लिया मैंने 10 ग्राम एल्यूमिनियम था, इसका टेम्परेचर 100 केल्विन से कर दिया 104 केल्विन। कुछ नोट कर लिया था कि 10 ग्राम एल्यूमिनियम का टेम्परेचर 100 से 104 हो गया, तो तुम्हें बताना है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी? इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उंगली मत डालो उसके अंदर, ऊपर कर दो हाथ पे, उंगली डालो तो उसके अंदर। उंगली उंगली ऊपर से करना, तू बिल्कुल उंगली टच कर रहा है। क्या निकालिए आंसर इसका? मार्क्स बोला ना शायद मैंने। अच्छा, वही 500 ले लेना। 10 ग्राम एल्यूमिनियम है, टेम्परेचर इसका 100 से 104 केल्विन हो जाता है जब हम 500 जूल हीट देते हैं। तो तुम्हें निकालना है इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, दोनों कितने निकालना है? हीट कैपेसिटी भी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
कर दिया। हो रहा है? निकालिए आंसर। 10 ग्राम 100 ग्राम 500 हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी? 4 केल्विन के लिए जो टेम्परेचर तुम्हें हीट कैपेसिटी निकालनी है अगर, तो सी क्या होता है? क्यू बाय dt। फॉर्मूले से करना, फॉर्मूले से कर लो, नहीं तो कंसेप्ट से। 4 केल्विन के लिए 500 किलो जूल, 1 केल्विन के लिए 500 डिवाइड बाय 4, जो डिफरेंस है dt 125 जूल। समझ आ गया कि नहीं है? 125 जूल पर केल्विन। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला तो अब ये जो 125 जूल पर केल्विन आया, 1 केल्विन के लिए 125 किलो जूल। और ये कितने ग्राम के लिए? 10 ग्राम के लिए। तो 1 ग्राम के लिए बाय एम डी टी। क्या समझ आ गया? तो अब क्यू जो है यहाँ पे, ये एम सी डी टी है। एम सी डी टी ऊपर क्यू क्या था? सी डी टी। सी की यूनिट्स क्या थी ऊपर? सी की यूनिट्स क्या ऊपर? जूल पर केल्विन। इधर नीचे सी की यूनिट्स क्या है? जूल पर केल्विन पर ग्राम। वाटर के लिए भूलना मत वैल्यू, वाटर के लिए याद रहनी चाहिए। 4.18 जूल पर केल्विन पर ग्राम। जूल पर केल्विन पर ग्राम। क्या क्लियर है? यानी वाटर का 1 ग्राम है और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाना है, तो कितनी हीट देनी पड़ती है? 4.18 जूल। क्या ये बात हम इसको रीड कर पा रहे हो ढंग से कि नहीं? वाटर का 1 ग्राम है, 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाना है, तो कितना गर्म करना पड़ेगा उसको? 4.18 जूल देनी पड़ेगी। ठीक है? क्या क्लियर हो गए? तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। नेक्स्ट मोलर हीट कैपेसिटी। इसमें डेफिनेशन क्या आ जाएगी? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। सही ना? 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। डेफिनेशन समझ आ गई कि नहीं? अब इसमें अगर तुम्हें निकालना है मोलर हीट कैपेसिटी, वो कैसे मिलेगी? तुम्हारी इधर बैठ जाए इस साइड, कंटिन्यूसली बातें कर रहा तू तो। क्या आ जाएगा? क्या आएगा आंसर? अब सेम चीज वही करना है इसमें भी। 4 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया तो हीट कितनी दी? 500 जूल। ये ध्यान रखना, एक मोल फ्यूल डालना तुम्हें, और 10 ग्राम था वो। 10 ग्राम क्या लिया था मैंने? एल्यूमिनियम। 10 ग्राम एल्यूमिनियम लिया था। 4 केल्विन के लिए 500 किलो जूल, 500 जूल। तो 1 केल्विन के लिए 125 या 500/4 लिखो अभी। 500/4। 10 ग्राम के लिए 500/4। तो 27 ग्राम के लिए जो होगा, ये क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी, है कि नहीं है? 500 क्या है? 500 क्या है टोटल क्यू? dt क्या है? 4। और 10/27 क्या है? मोल्स। 10 और 27 को नीचे कर दो, उसको हटा दो यहाँ से, और उसको कर दो नीचे। ये मोल्स आ गए कि नहीं? तो ये n हो गया, ये dt हो गया। q इक्वल टू क्या आया? nCdt। ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सी की यूनिट्स क्या होंगी? सी की यूनिट्स क्या है यहाँ पे? अब पर मोल। जानना, हर जगह मैं सी लिख रहा हूँ, लेकिन यूनिट्स का डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ यूनिट्स क्या है? जूल पर केल्विन पर मोल। स्पेसिफिक हीट में क्या थी यूनिट्स? जूल पर केल्विन पर ग्राम। और नॉर्मल हीट कैपेसिटी जो था उसमें क्या था? जूल पर केल्विन। याद रहेगा? तो उसको ध्यान था, इसको भूलना नहीं। नेक्स्ट नोट करना है। ये तो मैं हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी जो है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे भी है, तो सीपी बोलेंगे। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज सीपी, एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज सीवी। सीपी सीवी।
सीपी समझ आ गया क्या है? सीपी क्या होगा? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्यू बाई डी होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई डी। एक मोल की बात कर रहे हैं, मोलर मतलब क्या है? एक। क्यू बाई डी, ये क्यूपी होगा कि नहीं? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है। और क्यूपी क्या होता है? डीएच बाई डी। क्या क्लियर हुआ? तो डीएच जो सीपीडीटी होगा एक मोल के लिए। समझ आ गया कि नहीं? डीएच जो है सीपीडीटी हो जाएगा कि नहीं एक मोल के लिए? और अगर एन मोल्स है, अगर एन मोल्स है तो डीएच क्या आ जाएगा? एनसीपीडी। ये फॉर्मूला लिखा था पीछे मैंने अभी कि नहीं? डेल्टा एच इंटू एनसीपीडी याद आएगा कि नहीं? ऐसे ही सीवी क्या होगा? क्यूवी बाई डी टी। सीवी क्या होगा? क्यूवी बाई डी टी। क्यूवी क्या था पीछे बताया मैंने? डेल्टा ई बाय डी टी। डेल्टा ई क्या हो गया? सीवी डी टी कितने मोल के लिए? एक मोल के लिए। और एन मोल्स के लिए क्या हो जाएगा? ये दोनों फॉर्मूले भूलना नहीं बिल्कुल। ये दोनों फॉर्मूले भूलना नहीं बिल्कुल सही ना। डेल्टा ई क्या आ गया? एनसीवीडीटी। डेल्टा एच क्या आ गया? एनसीपीडीटी। इसमें चैप्टर में फॉर्मूले बहुत सारे आएंगे, फॉर्मूले में इस वक्त करना बिल्कुल। एंथैल्पी चेंज क्या है? एनसीपीडीटी। इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है? एनसीवीडीटी। और डेल्टा एच के जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं अभी, नोट कर लिया पूरा? देखो जो फॉर्मूले लिखवाए हैं, एक पहला फॉर्मूला लिखवाया है मेन फॉर्मूला, डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। ये मेन फॉर्मूला है। कई बार तुम्हें ये बोल देगा ऑब्जेक्टिव में कि डेल्टा पीवी निकालो। ये भी आया हुआ शायद मेंस में एक बार। निकालो डेल्टा ई पीवी। तो डेल्टा एच तुम किससे निकालोगे? अगर डेल्टा एच एनसीपीडीटी से। डेल्टा ई किससे निकालोगे? एनसीवी डीटी। और इससे निकल जाएगा कि नहीं डेल्टा पीवी? एक फॉर्मूला। दूसरा, प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज कर रहे हैं अगर, तो P2V2 माइनस P1V1। ये जनरली नॉन नॉन आइडियल गैसेस पे होता है। डेल्टा ई प्लस P2V2 माइनस P1V1। और एक जो मेन फॉर्मूला मैंने कहा जिसके ऊपर न्यूमेरिकल ज्यादा आने के चांस होते हैं, वो कौन सा है? पी डेल्टा वी, और हमने लिख दिया इसको क्यूपी। ये क्यूवी प्लस डेल्टा एनजीआर। ये सारे फॉर्मुलेज हैं तो उसमें करने हैं। कंडीशन पे डिपेंड करेगा तुम्हें कौन सा फॉर्मुला अप्लाई करना है। कंडीशन पे डिपेंड करेगा कौन सा फॉर्मुला अप्लाई करना डेल्टा एच का। ये इंपॉर्टेंट सही ना, ये फॉर्मुला इंपॉर्टेंट। सीपीसीबी में रिलेशन क्या है? नोट कर लिए? कर लिया नोट? सीपी माइनस सीवी तो आर रिलेशन पता है ना, मेयर से रिलेशनशिप। चलो इसको मैं नेक्स्ट टाइम करा दूंगा, अभी यहीं तक याद करा दूंगा, फॉर्मुला याद कर लो।